हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम विजडम टीम की तरफ से आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 27 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को आसान भाषा में समझने की। आज 4 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा होम एंड अब्रॉड, देश और विदेश। इसके बाद हम बात करेंगे टर्निंग इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ना। थर्ड आर्टिकल आज का रहेगा पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, सत्ता को जनता के हाथों में वापस लाना। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, भारत को एक हस्ताक्षर गंतव्य के रूप में पिच करना। चारों आर्टिकल को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है उसमें बात हो रही है होम एंड अब्रॉड, देश और विदेश। इफ इंडिया इज टू यूनाइट पोलराइज्ड नेशन, इट मस्ट ब्रिंग डिविजिव फोर्सेस अंडर कंट्रोल। अगर भारत को ध्रुवीकृत देशों को एकजुट करना है तो उससे विभाजनकारी ताकतों को नियंत्रण में लाना होगा। आर्टिकल में बात हो रही है अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डॉक्टर एस जयशंकर जी के भाषण की। अपने भाषण में इन्होंने तमाम सारे जो आज के समय पे विश्व जिन झटकों को झेल रहा है उसका जिक्र किया, जिसमें यूक्रेन की बात इन्होंने किया, कोविड की बात किया, क्लाइमेट चेंज की बात किया, टेररिज्म की बात किया। और सबसे खास बात यह है कि अपने पूरे स्पीच के दौरान में इन्होंने पाकिस्तान का एक बार भी जिक्र नहीं किया। और इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी जब भाषण देते हैं तो वो भारत के बारे में कई अनर्गल और आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर जाते हैं। अब जब चीन की बात होती है तो डॉक्टर एस जयशंकर जी चीन की भी जब वो आलोचना करते हैं, क्योंकि चीन संयुक्त राष्ट्र परिषद में आतंकवादी जब घोषित किया जाता है और भारत की तरफ से ऐसा लगातार जब प्रयास किया जाता है तो चीन वीटो लगाकर उसको रोक देता है। बेसिकली वो पॉलिटिक्स खेलता है आतंकवादियों को भी लेकर। इसकी आलोचना डॉक्टर एस जयशंकर जी यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर करते हैं। आगे अभी हाल में जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य आया था, जब राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, अब युद्ध का युग समाप्त हो चुका है। इसमें आगे डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत की जो स्टांस है उसको क्लियर करते हैं कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है, साथ ही साथ में भारत ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो लगातार फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। इनकी बढ़ती हुई कीमतें उन्हें परेशान कर रही हैं। इसके बाद ये भी बात होती है अभी जिस तरीके से लगातार यूक्रेन और रशिया का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में जब राष्ट्रपति पुतिन इस बात को कहते हैं कि अभी सभी हथियारों का उपयोग रूस ने अभी नहीं किया है, बेसिकली इनका इशारा रहता है कि परमाणु विकल्प अभी रूस के पास बचा हुआ है। और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ऐसी बातें करते हैं जहां पर वो रशिया के इन बातों पर विश्व को ध्यान देने से बचने को कहते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि पूरे विश्व को और लामबंद होना चाहिए जिससे कि रूस को और ज़्यादा दंडित किया जा सके। ऐसे में निश्चित तौर पर जो युद्ध है वो और ज़्यादा खिंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर जी जब नए भारत की बात करते हैं जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, साथ ही साथ में जो यूनाइटेड नेशन है उसको विस्तार करने, साथ में उसके सुधार की बात कही जाती है। और निश्चित तौर पर अगले वर्ष इस साल के अंत में दिसंबर से लेकर नवंबर 2023 तक भारत G20 को होस्ट करने जा रहा है। लगभग 200 प्लस मीटिंग्स होंगी और निश्चित तौर पर यहाँ पर चूंकि रशिया भी शामिल होगा, वेस्टर्न कंट्रीज भी होंगी। ऐसे में भारत को एक पुल की तरीके से कार्य करना होगा कि जिस तरीके से जो ध्रुवीकृत राष्ट्र आज के समय पर हो चुके हैं,
एक पलड़े पर पश्चिमी देश, दूसरे पलड़े पर रूस जैसे देश नजर आते हैं। ऐसे में भारत एक सेतु की तरीके से संवाद स्थापित करने में कार्य कर सकता है, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर भी अपने भाषण के दौरान में इंगित करते हैं। अगले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है टर्निंग इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ना। इन यूरोप फार राइट इज टैपिंग इनटू पब्लिक डिसग्रंटलमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट। यूरोप में ध्रुव दक्षिणपंथी प्रतिष्ठान के साथ सार्वजनिक असंतोष में दोहन कर रहे हैं। आर्टिकल में शुरुआत में इटली की बात होती है, जहां पर जियोर्जी मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और अगली सरकार इटली में जो बनेगी वो इन्हीं के आने वाली है, जॉर्जी मेलोनी की। अब चूंकि ये बिल्कुल कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी है, इसकी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। सिर्फ इटली की ही बात नहीं हो रही, आर्टिकल में फ्रांस का भी उदाहरण दिया जा रहा है, जहां पर अभी हाल में राष्ट्रपति जब चुनाव होता है वहां पर दूसरी दक्षिणपंथी पार्टी मार्लिन ले पेन की इनको भारी वोट मिलता है। इसके अलावा स्वीडन की भी बात होती है, जहां पर दूसरी जो एक दक्षिणपंथी पार्टी है स्वीडन डेमोक्रेट, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। ऐसे में इटली में जॉर्जी मेलोनी की जो पार्टी जो सत्ता में आने जा रही है, 1945 में जब मुसोलिनी शासन में थे उसके बाद ये अब फांसीवादी जो एक नौ फांसीवादी की बात कही जा सकती है, ऐसे ओरिजिन को लेकर यह पार्टी सत्ता में आने वाली है। इसके कुछ विचारों की भी बात कही जा रही है, जिसमें से बेसिकली जो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी इनकी होती है, एक विचारधारा होती है जिसमें अप्रवासियों का विरोध होता है, हार्ड नेशनलिस्ट की बात होती है, संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, साथ ही साथ में जो यूरोप केंद्रित विचार हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही जाती है। ऐसे में जिस तरीके से इनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का उदय होता है, वो पूरे जो यूरोप है उसके लिए भी, क्योंकि यूरोप के अब कई सारे देशों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पर जो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी है वो केंद्र में आने लग गई हैं, उनकी जो वोट शेयर है लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इसमें जो आर्थिक कारण है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भी इसका वजह है, और अभी सर्दियां आने वाली हैं जो ऑलरेडी यूरोप की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, जहां पर जब एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट की चपेट में यूरोप आएगा, मंदी के कगार पर कई देश पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर यूरोप की जो सरकारें हैं वो जो लोग हैं उनकी परेशानियों और असंतोष को दूर करने में विफल रहते, तो निश्चित तौर पर जो धुर दक्षिणपंथी पार्टीज होती हैं वो इस जो राजनीतिक पूरी गति बन रही है, एक मोमेंटम बन रहा है, इसका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगी। और यदि बड़ी मात्रा में पूरे यूरोप के देशों में ऐसी पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो इनसे और ज्यादा द्वंद्व भविष्य में होना संभव हो सकता है। अगले आर्टिकल की बात होगी। अगला आर्टिकल में बात कही जा रही है पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, सत्ता को जनता के हाथ में वापस लाना। विद अ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन टॉटरिंग डेमोक्रेसी कैन बी ब्रॉट टू लाइफ विद अ क्रूशियल रोल ऑफ रेफरेंडम और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रतिनिधित्व के संकट के साथ जनमत संग्रह या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ लोकतंत्र को जीवंत किया जा सकता है। आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से इतिहास में भी ऐसा देखने को मिला है, इतिहास, वर्तमान, भविष्य की तो बात खैर नहीं कही जा रही है, पर लोकतंत्र पर कई सारे जो संकट से लोकतंत्र गुजरा है। कभी फांसीवादी झुकाव की बात कही जाती है, कभी अफ्रीका और जो दूसरे अविकसित दुनिया है वहां पर बढ़ती भूख, बीमारियों की बात कही जाती है। कभी लोकतंत्र में जो लोक लुभावनवाद, जो वादे कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर हम बात करें, रेवड़ी कल्चर की बातें कभी आ जाती है। बढ़ते हुए आर्थिक भेदभाव की बात कही जाती है, ओवर पॉपुलेशन की बातें सामने आती हैं। पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर जिस तरीके से उनको डील करना चाहिए, वैसी
जब उस तरीके से उनको डील नहीं किया जाता है तो कई गंभीर समस्याएं सामने हो सकती हैं। अब ऐसे में वैचारिक तौर पर ऐसे लोग जो मजबूत लोकतंत्र का सपना देखते हैं, उनको किसी भी प्रकार का जब राज्य अथवा स्टेट जब दमनकारी हो जाता है, तब उससे बचने के लिए ऐसे लोग प्रयासरत रहते हैं, एकजुट होते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आगे आर्टिकल में बात हो रही है कि जिस तरीके से जब डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, और अगर आज की हम बात करें तो आज लोकतंत्र के संकट पहले के मुकाबले और ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। कारण की बात हो रही है कि जिस तरीके से आज जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है, सत्ता का केंद्रीकरण पहले से और ज़्यादा गहराता हुआ दिख रहा है। अभी पहले के आर्टिकल में हमने दक्षिण पंथी पार्टियों के उदय की भी बात कही है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के मूल्य ऐसे में संकट में आते हैं। इसके अलावा मीडिया का केंद्रीकृत हो रहा है, विदेश नीति पर सरकारी जो हस्तक्षेप है अथवा सरकारी कंट्रोल काफ़ी बढ़ रहा है, आम आदमी की राय घटती हुई जा रही है। अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो जो कॉरपोरेट कंट्रोल है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र के संकट और ज़्यादा गहराते हैं। अब इस समय हमारे पास क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन उठ खड़ा हुआ है, प्रतिनिधित्व का संकट, जिसके समाधान के तौर पर जब जनमत संग्रह की बात होती है, रेफरेंडम की बात होती है अथवा प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है, तब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिसके द्वारा दुनिया भर में जो लोकतंत्र हैं, जो अभी बेहतर दौर से नहीं गुजर रहे हैं, उनमें एक नवजीवन का प्रसार किया जा सकता है, जीवन उनमें लाया जा सकता है। अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तनाव इससे कम हो सकते हैं, सत्ता को लोगों के हाथों में वापस लाया जा सकता है। लोगों की जब बात हो रही तो यहाँ पर आम इंसान से तात्पर्य है। ऐसे में एक प्रेरक के तौर पर 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट आता है, जिसमें G7 और 4 अन्य जो देश रहते हैं, अन्य उनके द्वारा इसको साइन होता है, जिसमें बात होती है कि जिससे लोकतंत्र स्थापित करने में जो संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं, उनमें लगातार उनके स्तर में गिरावट हो रही है। अब इसके बाद ऐसे इस दस्तावेज में यह भी विचार प्रस्तुत किया जा रहा है कि दुनिया के गलत लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता की रक्षा करने, लोकतंत्र के विचार के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और उत्पीड़न और हिंसा के विरोध करने की दिशा में एक कदम अथवा एकजुट होने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की अगर बात करते तो 1949 में उन्होंने समझाया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र पर न बना हो, क्योंकि राजनीति के पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर असमानता अथवा विषमताएं होंगी, तो निश्चित तौर पर ऐसे विरोधाभासों से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब इसके बाद ये भी बात हो रही है कि सामाजिक न्याय, सार्वभौमिक मानवाधिकार कानून के शासन, वैश्विक युद्ध विरोधी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तनवादी विचार, सभी मुक्तिवादी आंदोलनों के पीछे एक आकांक्षा और एक प्रेरक गतिशीलता बनी हुई है। और ऐसे आज के दौर की बात हो रही है, हार्वर्ड जिनके विचारों में अगर हम कहा जाए तो बुरे समय में आशावादी होना सिर्फ मूर्खतापूर्ण रोमांटिक अथवा रोमानियत कहलाएगा। अब अंतोगत्वा ये लोगों की शक्ति है कि वो सीधे तौर पर कार्य करें, इस उम्मीद में राजतंत्र के सामने सामूहिक रूप से खड़े हों कि वो मानवता के अब सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पा लेंगे। आर्टिकल में बात लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने की हो रही है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, कहीं ना कहीं इस तंत्र में जो लोगों की आवाज है वो आज के दौर में उतनी मुखर होकर नहीं देखने को मिलती है। उसको मुखर बनाने
की बात पूरे आर्टिकल में कही जा रही है। अंतिम आर्टिकल की बात अगर कहा जाए तो पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, भारत को एक हस्ताक्षर गंतव्य के रूप में पिच करना। द धर्मशाला डिक्लेरेशन एम्स टू रिकॉग्नाइज इंडियाज पोटेंशियल इन सपोर्टिंग ग्लोबल टूरिज्म एंड ऑल्सो प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। धर्मशाला घोषणा का उद्देश्य वैश्विक पर्यटन का समर्थन करने में भारत की क्षमता को पहचानना और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। आर्टिकल की शुरुआत में बात कहा जा रहा है कि इस महीने की शुरुआत से धौलाधर जो पर्वतमाला है उसमें राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की एक सभा होती है, जिसमें इसमें विचार विमर्श होता है कि किस तरीके से भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको और ज़्यादा विकसित किया जा सके। इस पर बैठक होती है और आज का दिन 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस भी है। इस अवसर पर भारत की जो धौलाधर अथवा जो धर्मशाला डिक्लेरेशन, धर्मशाला जो घोषणा है, इसको डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। अब वैश्विक पर्यटन में योगदान के साथ साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात धर्मशाला घोषणा करता है। चूंकि कोविड पैंडेमिक ने पर्यटन क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। जब कोविड नहीं आया था उससे पहले 2019 की जब स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी देश से ये गुहार लगाते हैं कि प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रति व्यक्ति लगभग 15 गंतव्यों तक घरेलू यात्रा कर सकता है, अपने देश की खोज में वो सहयोग दे सकता है। हालांकि कोविड के बाद पर्यटन क्षेत्र पर बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब धर्मशाला घोषणा की बात कही जाती है, जिसमें कई स्ट्रेटजी का जिक्र किया जा रहा है, जिससे कि भारत के जो डोमेस्टिक जो एक्सप्लोर करने का है, भारत का जो नेचुरल, कल्चरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करते हैं, जब प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता को पता लगाने के लिए प्रोत्साहन करने की बात हो रही, साथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत तक पहुंचने के लिए किस तरीके से रणनीति और योजना बनाई गई है उसकी बात कही जा रही है। इसके साथ में ही पर्यटन मंत्रालय ने प्रॉपर विचार विमर्श के बाद नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि देश में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा किस तरीके से दिया जा सके, साथ में पर्यटन और इससे संबंधित जो सब सेक्टर हैं उनके विकास को किस तरीके से और ज़्यादा फोकस वे में किया जा सके। भारतीय परंपरा में हमेशा से बात कही जाती है कि प्रकृति के साथ हमारे साधनों के भीतर सामंजस्य पूर्ण से रहने की अंतर्निहित आवश्यकता, इसको गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक और भी अन्य विचारकों ने इस बात को बार बार दोहराया है। और नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन इसी बात को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने का प्रयास कर रहा है। संस्थागत इस जो विचार जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है इसको किस तरीके से व्यवहारिक बना के पर्यटन में इसको और ज़्यादा बढ़ावा देकर भारत की जो इमेज है एक जो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उसको और ज़्यादा इन्हांस कैसे किया जा सके। इसमें नेशनल टूरिज्म पॉलिसी की बात हो रही है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो डिजिटलाइजेशन है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सभी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन और जो आतिथ्य क्षेत्र कौशल मिशन है उसके माध्यम से कौशल प्रदान करके साथ में से जो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है PPP, इस भागीदारी से भी जो टूरिज्म है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। आगे भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक भारत G20 इसकी अध्यक्षता करेगा और इसकी 200 के आसपास मीटिंग भारत में होने वाले, जिसमें विश्व भर से लगभग 20 देश प्लस यूरोपियन यूनियन से टॉप लीडरशिप, डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स सब यहाँ भारत पर आएंगे। और ऐसे में ब्रांड भारत को टूरिज्म के लिए हम बहुत पूरे दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं।
विश्व में भारत की जब बात होती है तो हमेशा से हम अतिथि देवो भव की भावना को हमारे समाज में एक काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाता है। और ऐसे में ऐसी ही भावना को अगर इतने बड़े G20 जैसे मंच पर भारत परिलक्षित करने में अगर कामयाब हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की वैश्विक पटल में एक पर्यटन डेस्टिनेशन को लेकर इसकी जो इमेज है वो उसमें काफ़ी सकारात्मक उछाल देखने को मिल सकता है। 2030 तक अनुमान है कि भारत में लगभग 7 से 9% तक जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगा। और हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारा विदेशी निवेश भी हो सकता है, नौकरियां इसमें आएंगी। साथ में जो विदेशी जो आगमन होते हैं वो भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी इन्हांस करने में मजबूती मिलेगी। और अंत में इसी बात को कहा जा सकता है कि 2047 तक भारत को दुनिया के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में अथवा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।